स्वागत है दोस्तों आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। लीजिए आज एक और बोर्ड मेरे पास रिपेयर होने के लिए आया है, जिसे भेजा है संदीप दास, जो कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि उन्होंने कौन सा बोर्ड भेजा है। एक्चुअली मुझे भी नहीं मालूम, केवल फ़ोन पर एक बार डिस्कशन हुआ था, कोई बोर्ड भेजने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस टाइप का बोर्ड है। तो पैकेट से बाहर निकालने पर देखिए इस टाइप का एक कोई मोनो बोर्ड दिखाई दे रहा है। ये एक 300 वाट का एक मोनो बोर्ड है, जिसकी कंडीशन बेहद ज़्यादा ख़राब है। और ये देखिए ट्रांजिस्टर के तो सारे पिन आउट उखड़ गए हैं। हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ये उखड़ गया हो, लेकिन सारी ट्रैक टूट चुकी है और पीसीबी की हालत कुछ अच्छी नहीं है। और ये बहुत ही लो क्वालिटी की पीसीबी पर ये बोर्ड बनाया हुआ है। और ये आउटपुट ट्रांजिस्टर की हीट सिंक तो काफ़ी अच्छी है, केवल एक पेयर ट्रांजिस्टर इस पर लग पाएंगे। और इस टाइप की हीट सिंक में जो ये हीट सिंक आप देख रहे हैं, इसमें फिन्स बहुत ज़्यादा है। ये फिन्स ज़्यादा होने का मतलब है कि इसकी कूलिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये फिन्स जो होते हैं बाहर की ओर काफ़ी पतले होते हैं, और जो कि हीट जो होती है बाहर साइड में इजीली सक कर लेते हैं ये फिन्स, और हवा में उसे डिसिपिएट कर देते हैं। जबकि फ्लैट हीट सिंक में कूलिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा भारी होती है। तो देखिए यहाँ पर जो सर्किट आप देख रहे हैं, ये एक मोनो 300 वाट का एक क्लास ए बी एम्पलीफायर का सर्किट बोर्ड है। तो इसमें उन्होंने बनाया तो इसे काफ़ी अच्छी तरीके से सारे कंपोनेंट्स लगाए हैं, और कंपोनेंट्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मगर पीसीबी बहुत ज़्यादा वीक होने के कारण मुझे लगता है कि उनका ये सर्किट फेल हो गया होगा। इसी वजह से इसे उन्होंने रिपेयर के लिए भेजा है। तो मुझे लगता है कि इस पीसीबी पर अगर मैं उनको रिपेयर करके वापस भी भेज दूं तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये फिर से काम करना बंद कर देगा। तो रिलायबल अगर किसी चीज़ को बनाना है, कोई सर्किट बोर्ड आप बहुत रिलायबल बनाना चाहते हैं, तो उसका पीसीबी स्ट्रांग होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए इसके सभी कंपोनेंट्स का हम बाहर निकाल लेंगे, और अकॉर्डिंग टू इसी पीसीबी के हिसाब से हम नया पीसीबी बनाएंगे। इसका पीडीएफ फाइल मैंने उनसे मंगवा लिया है। दोस्तों ये सर्किट डिज़ाइन इलेक्ट्रो इंडिया चैनल का है। आपको अगर इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप इलेक्ट्रो इंडिया चैनल पर जाकर इसका पीडीएफ फाइल वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस सर्किट को रिपेयर कैसे किया जाए। तो इसको रिपेयर करने का तरीका ये है कि हम इस बोर्ड के सारे कंपोनेंट्स निकालेंगे और एक नया पीसीबी बनाएंगे, और ये सारे के सारे कंपोनेंट्स उसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे, और उसके बाद देखेंगे कि सर्किट काम करता है या नहीं। दोस्तों पीसीबी बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक प्रिंट आउट लेना होगा, और प्रिंट आउट के लिए हमें एक लेज़र जेट प्रिंटर की ज़रूरत होती है। बहुत सारे सब्सक्राइबर ये पूछते हैं कि सर प्रिंटर कौन सा होना चाहिए, तो मैं आज उनको ये बता दूं कि आप लेज़र जेट प्रिंटर के अलावा कोई भी और प्रिंटर का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि मार्केट में अभी कलर प्रिंटर बहुत सारे आ गए हैं, और वो भी ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट देते हैं। तो कई बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं और ब्लैक एंड वाइट प्रिंट के चक्कर में कलर से वो प्रिंट करा लेते हैं, कलर प्रिंटर से, और नतीजा ये होता है कि जब भी वो पीसीबी बनाते हैं तो पीसीबी के ऊपर किसी भी प्रकार का आयरनिंग करने के बाद कोई प्रिंट नहीं आता, और नतीजा सिफर। एक तो नुकसान भी होता है और रिज़ल्ट भी नहीं मिलता। तो मैं आपको बता दूं कि आप लेज़र जेट प्रिंटर का यूज़ कीजिए, जिसमें टोनर रिफिलिंग की जाती है। कलर प्रिंटर के से प्रिंट लेकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर एक लेज़र जेट प्रिंटर का मैं यूज़ करने वाला हूँ, और ये लैपटॉप के ज़रिए हम प्रिंट कमांड देंगे, और मैंने केवल उसी पेज को प्रिंट करने का कमांड दिया है जिसमें कि टोनर मेथड यानी कि टोनर ट्रांसफ़र से मुझे पीसीबी डिज़ाइन करनी है। पीसीबी बनाने के लिए जो प्रिंट लेने के लिए आप ग्लॉसी पेपर यूज़ कर सकते हैं, फ़ोटो पेपर यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस टाइप के मैगज़ीन पेपर या पॉम्पलेट जो मार्केट में लोग छाप कर इधर उधर बांटते हैं। तो ये किसी ने पॉम्पलेट छाप कर बांटे थे, उसी का एक पेज मैंने ले रखा है, क्योंकि ये फ़ोटो टाइप का ही पेपर है। लेकिन ये पेज मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये थोड़ा डैमेज है, तो इसी टाइप का दूसरा पेपर मैंने अपने प्रिंटर में यहाँ
लगा रखा है। तो चलिए वो पेपर मैं यहाँ डाल देता हूँ। अभी तो नॉर्मल सादा पेपर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हम ग्लॉसी टाइप का पेपर इसके अंदर लगा देते हैं। चलिए प्रिंट कमांड दे देते हैं और मुझे लगता है कि ये प्रिंट कमांड आ गया है। प्रिंटर वार्म अप होना शुरू हुआ है और ये प्रिंट होने के लिए कागज़ चला गया। तो देखिए प्रिंट आउट होने के बाद ये कागज़ इस टाइप से आ जाता है। इस टाइप के प्रिंटर में टोनर जो है पाउडर के फॉर्म में होता है और वो इस पर चिपक जाता है। तो चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं और कट करने के बाद हम अपने पीसीबी पर इसे लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ दोस्तों मैं जो पीसीबी यूज़ कर रहा हूँ ये इपॉक्सी मटेरियल की बनी हुई फाइबर ग्लास पीसीबी है, जो कि आसानी से कटती भी नहीं है। तो इसको कट करने के लिए मैं देखिए इस टाइप का जिक्सॉ मशीन में यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए कट होने के बाद ये सामने है और यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे आयरन और ये हमारा कॉपर क्लैड और ये प्रिंट आउट को हम आयरनिंग करके इसके ऊपर चिपका देंगे। आयरनिंग आप 5 मिनट तक करिए और आयरन को आप कॉटन के ऊपर सेट करिए। तो और उसके बाद पानी में भिगोने के बाद जब कागज़ आप निकालेंगे तो आपको इस टाइप का प्रिंट दिखाई देगा। और कई बार ऐसा होता है कि प्रिंट जगह जगह से उखड़ जाते हैं, तो इसको रिपेयर करने के लिए आप परमानेंट मार्कर का यूज़ कर सकते हैं या पेंट मार्कर्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर परमानेंट मार्कर का यूज़ करके जहाँ जहाँ कॉपर ट्रैक के ऊपर जो टोनर उखड़ा हुआ है मैं उसे इस मार्कर की सहायता से रिपेयर कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों हम इस प्लेट को ईचिंग के लिए फेरिक क्लोराइड एंड वाटर के सॉल्यूशन में डाल देते हैं, जिसमें 100 ग्राम पानी में आप 10 ग्राम फेरिक क्लोराइड डाल के इसको ईचिंग कर सकते हैं। फेरिक क्लोराइड आप जितना ज़्यादा डालेंगे ईचिंग की जो स्पीड है वो उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप इसके साथ उसमें थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे तो भी अच्छा है। इसके बाद देखिए दोस्तों इसकी क्लीनिंग करने के बाद इसमें ड्रिलिंग करना होता है। तो चलिए मैं ड्रिलिंग कर लेता हूँ। ड्रिलिंग के लिए आप 0.8 mm का बीट यूज़ कीजिए और 1 mm का बीट ट्रांजिस्टर के होल्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से पीसीबी बनाने के बाद आप चाहें तो इसके ऊपर ग्रीन मास्किंग कर सकते हैं या फिर सोल्डरिंग कर सकते हैं। तो ग्रीन मास्किंग काफ़ी महंगा सौदा है, सोल्डरिंग काफ़ी आसान। दोस्तों सोल्डरिंग फ्लक्स के ज़रिए अगर आप कॉपर ट्रैक को सोल्डरिंग करते हैं तो उसमें बहुत गंदगी जमा हो जाती है, इसीलिए उसको हटाने के लिए आप नेल पेंट रिमूवर या इंडस्ट्रियल थिनर का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, इंडस्ट्रियल थिनर। ये आसानी से नहीं मिलता है। आप सोचेंगे कि कोई भी नॉर्मल पेंट शॉप पर जाकर थिनर ले लें तो उससे बात नहीं बनेगी। इंडस्ट्रियल थिनर काफ़ी हार्ड होता है। कंपोनेंट फिलिंग गाइड यानी कि टॉप मास्किंग यहाँ पर मैंने इसके ऊपर प्रिंट कर दी है, जो कि आयरनिंग मेथड से ही प्रिंट हुआ है। तो इसके ज़रिए हमें पता चलता है कि कौन सा कंपोनेंट्स कहाँ लगाना है। देखिए पीसीबी के ऊपर सर्किट बनाना काफ़ी आसान होता है, केवल हमें जस्ट कंपोनेंट्स फिल करने होते हैं एज़ पर गाइडेंस। लेकिन जब आप जनरल पीसीबी पर कंपोनेंट्स लगाकर कोई सर्किट बनाते हैं तो वो आपका जो है स्किल, जो इसे कहेंगे आपका हुनर, उसे काफ़ी निखारता है, क्योंकि उसमें आपको कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाना होता है। यहाँ पर उतना नहीं, केवल आपको कंपोनेंट की डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है और सोल्डरिंग स्किल मायने रखता है।
दोस्तों इस नॉर्मल पीसीबी की कॉपर ट्रैक इतनी ज़्यादा वीक है कि कंपोनेंट निकालने में कई बार ये ट्रैक टूट चुकी है। और इस बोर्ड में बिल्कुल भी दम नहीं है, क्योंकि इसका फिजिकली आप देख सकते हैं काफ़ी आसानी से बेंड हो जा रहा है और ये बहुत ज़्यादा वीक है। तो ऐसे बोर्ड को मैं सर्किट बनाते समय रिकमेंड नहीं करता, तो इसीलिए इसे डस्टबिन में डाल देते हैं। दोस्तों इस बोर्ड में मैंने सभी कंपोनेंट्स निकालने के बाद एक एक कंपोनेंट्स चेक किए हैं और उनको मैंने वापस इसी बोर्ड में दोबारा लगा दिए हैं। दोस्तों अब ये बोर्ड हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। एक या दो कंपोनेंट्स बचे हुए हैं एंड मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाने बचे हुए हैं। तो फिलहाल मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर मैं नहीं लगा रहा हूँ, केवल एक पेयर से टेस्ट कर लूँगा, क्योंकि जिस सब्सक्राइबर ने इसे भेजा है उनके पास ऑलरेडी इसके मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर रखे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर 1.8 की दो रेजिस्टेंस लगती है। अगर वो आपको न मिले तो आप 2.2 के भी लगा सकते हैं या 1 की दो सीरीज में जोड़कर लगा सकते हैं, जैसा कि सब्सक्राइबर ने किया था। लेकिन मेरे पास 1.8 के है, इसलिए मैं वही लगा देता हूँ। दोस्तों इस बोर्ड के बन जाने के बाद फर्स्ट टाइम जैसे ही मैंने टेस्ट किया ये बोर्ड काम नहीं किया। बाद में मुझे लगा शायद कोई कंपोनेंट्स ख़राब होगा, लेकिन ऐसा तो कोई चांसेस नहीं था। तो यहाँ पर देखिए एक कॉपर ट्रैक जो है बहुत नज़दीक नज़दीक कॉपर ट्रैक है इस सर्किट के, और यहाँ पर गलती से सोल्डर इस तरीके से चिपक गया था, जिस वजह से ये सर्किट काम नहीं कर रहा था। तो काफ़ी देर से ढूंढने के बाद मुझे ये पॉइंट शॉर्ट मिला, तो उसे मैंने यहाँ से अब सोल्डिंग आयरन के ज़रिए मैं रिमूव कर दिया और उसके बाद ये सर्किट काम करना शुरू कर देगा। तो इस टाइप के सर्किट जिसकी कॉपर ट्रैक के बीच में जो दो कॉपर ट्रैक के बीच में जो गैप होता है, जिसका गैप जितना कम होता है उसमें DIY प्रोजेक्ट में उसके फेल्यूर के चांस उतने ज़्यादा होते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब हम इस किट को मैंने यहाँ पर सप्लाई दिया है और सबसे पहले यहाँ पर हम इसका बायस वोल्टेज चेक करेंगे। तो इस ट्रांजिस्टर पर हमारा सप्लाई वोल्टेज आता है, देखिए यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज आता है इसके कलेक्टर पर, और इस साइड में जो ट्रांजिस्टर है ये वाले ट्रांजिस्टर पे -0.5 वोल्ट और यहाँ पर +0.5 वोल्ट या +0.6 वोल्ट आता है। तो इसमें बायस वोल्टेज 0.7 वोल्ट से कम है, इसीलिए मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर थोड़ा इसमें हीट कम हो सकता है। अगर ये वोल्टेज ज़्यादा हो तो साउंड की क्लियरिटी तो बढ़ जाती है, लेकिन मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो सर्किट तो इसके जो पैरामीटर्स है, जो वोल्टेज जहाँ आने चाहिए थे बराबर आ रहे हैं। अब इसे पावर अप करके स्पीकर लगा के देखते हैं। दोस्तों स्पीकर लगाने से पहले मैं मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के कनेक्शंस कर लेता हूं। देखिए इसमें 3+3, यहाँ 3 और दूसरे साइड 3, ऐसे 6 ट्रांजिस्टर लगते हैं, जिसमें कि 3 ट्रांजिस्टर वन साइड और 3 ट्रांजिस्टर दूसरे साइड में काम करते हैं। तो हम चेक करने के लिए दोनों बाहरी साइड में एक एक ट्रांजिस्टर लगा देंगे। इसमें दोनों ही ट्रांजिस्टर NPN लगते हैं। दोस्तों यहाँ ध्यान रखिए, इसमें दोनों ही ट्रांजिस्टर NPN लगते हैं, यानी कि ये NPN ड्राइवर बोर्ड है। इसमें आप 3773, 3055 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप सप्लाई वोल्टेज 30 वोल्ट से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। ट्रांसफार्मर 30030 का यूज़ कीजिए, क्योंकि ज़्यादा वोल्ट होने पर 60 वोल्ट से आगे जाने पर 3055 ख़राब हो जाता है। हालांकि 3055 50 वोल्ट तक आराम से काम कर लेगा, लेकिन उससे ज़्यादा वोल्ट होने पे कभी कभी मेन सप्लाई का ज़्यादा वोल्ट आने पे 3055 फेल हो सकता है। तो आप इसमें 5200 या 3773 यूज़ करके इस सर्किट को चलाइए। दोस्तों अब इस सर्किट बोर्ड को अब हम सप्लाई देकर टेस्ट करते हैं। फ्रेंड अभी हमने यहाँ पर इस बोर्ड के सारे कनेक्शन करते हुए इसको पावर अप करेंगे, स्पीकर वायर और ट्रांजिस्टर जोड़ दिए हैं। तो चलिए इसको पावर अप करते हैं। स्विच ऑन करने पर ठीक है वोल्टेज आ जाएगा इस बोर्ड पर। तो वोल्टेज मेजरमेंट इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर हमें वोल्टेज दिखाई देगा। ये बायस वोल्टेज आ गया है और यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज दिखाई दे रहा है। ठीक इसी तरह इस ट्रांजिस्टर के
कलेक्टर पर हमें वोल्टेज दिखाई देता है। एंड ऑडियो सिग्नल यहाँ मिलेगा। ऑडियो सिग्नल तो अब बराबर मिल रहा है इसमें, तो मुझे लगता है अभी इस बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छा काम करेगा। एंड हमारा बायस वोल्टेज बराबर है, इसीलिए मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर भी ऐसा कोई हीट नहीं होगा। तो दोस्तों, बहुत से सब्सक्राइबर ये अभी पूछ सकते हैं कि सर इसका सर्किट डायग्राम कैसा है, तो आपके सामने ये सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा है। जी हाँ, जो इलेक्ट्रो इंडिया चैनल का जो आपने बोर्ड देखा उसका सर्किट डायग्राम यहाँ से लिया गया है। ये है वीडियो रोकोला की साइट का सर्किट डायग्राम, जो कि काफ़ी कई सालों से, लगभग मैं इसे 7 या 8 सालों से इस डायग्राम को मैं देख रहा हूँ, जो कि इंटरनेट पर छाया हुआ है। और इसकी कॉपी यानी कि इसी सर्किट डायग्राम के आधार पर नया पीसीबी डिज़ाइन करते हुए ये सर्किट बनाया गया है। तो वो 300 वाट के लिए है और ये ड्राइवर बोर्ड रिकमेंड करता है 1500 वाट। यानी कि ये जो किट में सारे कंपोनेंट्स लगाए गए हैं 300 वाट के हिसाब से वो ओवररेटेड है, यानी कि उतने ज़्यादा हैवी कंपोनेंट्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 300 वाट का पावर आउटपुट उससे कम रेटेड कंपोनेंट्स में मिल जाएगा, जो कि बहुत सारे सर्किट्स डायग्राम ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किए हैं, जो कि 300 वाट का पावर आउटपुट आपको दे देंगे। इस टाइप का सर्किट डायग्राम आप 1000 वाट से लेके 1500 वाट तक के लिए यूज़ कर सकते हैं, और उस कंडीशन में सप्लाई वोल्टेज इसका लगभग 70 इसे AC वोल्ट देना होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आज यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।